वी मीडिया के हमारे शो डायरेक्ट सवाल विद मनु में मैं हूं आपकी होस्ट मनु। आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे शो के आज जो मेहमान हैं वो झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन रवि रंजन सिंह जी हैं। रवि रंजन सिंह जी, वी मीडिया के हमारे डायरेक्ट सवाल विद मनु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाया आपने, अपना कीमती समय में मेरे को भी आपने एडजस्ट किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि सर, आपने एक पिछले साल क्रांति की मशाल पिछले कई सालों से आपने थामी हुई है और पिछले साल उसकी एक सफलता की झलक हम सबको देखने मिली। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि हलाल और झटका में फर्क क्या है? हलाल जो है, झटका है एक मांस काटने की, मीट लेने की पद्धति है। हमारे यहाँ भारत में आदिकाल से यही परंपरा चल रही थी। बलि होता था झटके से, या बिना बलि के भी झटका होता था। बलि का अर्थ यह है कि आप देवताओं को अर्चित कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, वो बलि हो गई। और चाहे आप अर्पण करें चाहे ना करें, मगर होता ये झटके से था। इस्लाम जब भारत में आया तो वो अपने साथ एक पद्धति लाया जज्ब करने की, यानी स्लॉटर करने की, हलाल पद्धति। हलाल जो है, झटका तो यहीं पे मांस से शुरू हुआ, मांस पे खत्म हो गया। जब झटके का हम एक ही अर्थ निकलता है, ये इस तरह से स्लॉटरिंग करनी है, सिंगल स्ट्रोक, तो जिसमें कम से कम पीड़ा हो पशु को। हलाल जो है वो ये पद्धति, काटने की पद्धति, जज्ब करने की, स्लॉटर करने की पद्धति। हलाल एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, उसके नीचे एक सिस्टम है। हलाल का अर्थ यह है, हलाल अरबी शब्द है जो अरबी भाषा में इस्लाम के आने से भी बहुत पहले से था। इसका अर्थ होता है लेजिटिमेट, या आज की हम जो यहाँ पे उर्दू नुमा हिंदी बोलते हैं उसमें जायज कह सकते हैं। ये लेजिटिमेट, जायज, परमिसिबल, इसका अर्थ का ये मतलब होता है हलाल का। और जो ये नहीं है वो हराम है। बस इस्लाम में दो ही चीजें हैं, ग्रे एरिया बहुत कम है, ब्लैक और व्हाइट। जी जी। रवि जी, यहाँ मेरा अगला सवाल है। जो पिछले कई सालों से आपने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला रखी थी कि हलाल मीट होना चाहिए या झटका मीट होना चाहिए, इसको डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। तो ये हलाल इकोनॉमी किस तरह से थी और कैसे आपने इसकी शुरुआत की और इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए, 1988 में, मतलब मैं यूएस में था। उससे पहले भी हम भारत में देख रहे थे कि धीरे धीरे झटका की दुकानें मीट की बंद होती जा रही हैं और हलाल की खुलती जा रही हैं। मूल रूप से मैं दिल्ली शहर से हूं और हमने देखा कि अर्ली 70s में जो होलसेल मार्केट है, जो रिटेल मार्केट है, इसमें ऑलमोस्ट सारा झटका होता था। ठीक है। और जामा मस्जिद पे मुर्गा मार्केट होती थी, जहां पे एक तोता राम जी होते थे, उसके प्रेसिडेंट, यानी पूरा हिंदुओं के हाथ में था। 70s से 80s आते, मिड 80s तक सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। हिंदुओं के हाथ में 10-20% ट्रेड रह गया। ये 10-12 साल में कैसे हुआ, इसमें इमरजेंसी का आना ना आना, ये कई फैक्टर्स थे। परंतु और उसके बाद जब मंडी यहां से शिफ्ट हुई गाजीपुर में, तो वहां पे टोटल ही इस समय लगभग 99% डिक्लेयर्ड हलाल है, और वैसे है 100% हलाल ही वहां पे। 1988 में, 1988 में मैं यूएस में था, तो वहां पे मैं देखता था कि जैसे उस समय भारत से ज्यादा वहां पे हलाल था। हर मीट प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे हलाल दिख रहा था। तो मैं जब बात करता था अपने भारतीयों से, अपने सिख भाइयों से, मोने भाई से बात करता था, तो वो एक हंस देते, यार ये तू क्या बातें करता है, ये इंडिया नहीं है। तो मेरा ये एक ही तर्क होता था कि मैं मान गया इंडिया नहीं है, मगर ये पाकिस्तान या बांग्लादेश भी नहीं है। तो या तो यहां से यहां की पद्धति चलेगी जो इनकी अपनी ओरिजिनल पद्धति है गिल्ड मशीन की, और या फिर हम अपनी पद्धति का लेंगे। तो यहां जब मैं भारत वापस आया तो देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा हलाल का मतलब छा चुका है। पत्रकार होने के नाते मैं पार्लियामेंट कवर करता रहा कई साल, तो ये देखा कि पार्लियामेंट की कैंटीन में
जो मीट सर्व हो रहा है वो केवल हलाल हो रहा है। यानी अगर आपने मीट खाना है, आप मेडिकल रीजन से या अपने स्वाद की वजह से या किसी भी खाना चाहते हैं, अगर मीट खाना है तो आपको इस्लामिक पद्धति का ही खाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र के मंदिर में था। तो 2009 में मैंने एक पिटीशन लगाई, कई साल बाद। पहले तो वैसे ही कोशिश करते रहे, और वो पिटीशन भी जैसे अक्सर पिटीशंस का हाल होता है, इधर से उधर होती रही। जैसे इंडियन रेलवेज कैटरिंग एजेंसी है, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड का जवाब आया कि साहब ये सेंटर का इशू ही नहीं है। और बड़ी हास्यास्पद बात है, जो ऑफिसर साइन कर रहे हैं वो, उनका रैंक एंड डेजिग्नेशन है असिस्टेंट कमिश्नर मीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो लिख रहे हैं कि ये सेंटर का इशू नहीं है। रेलवे कह रही है कि हम तो जी साहब सिर्फ चिकन सर्व करते हैं, जबकि ये झूठ है। तो इसमें हलाल झटका होता ही नहीं है। मतलब इस तरह की गुमराह करने वाली बातें ये चलती रही। 2020 में जनवरी में ओम बिरला जी जब स्पीकर थे, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और इसको, जो हमारी पिटीशन थी कि या तो इसको वेजिटेरियन कर दीजिए या दोनों पद्धति के मांस परोसिए आप, तो ये कैंटीन वेजिटेरियन हो गई। हालांकि वो फिर दोबारा नॉन वेज हो गई है, और उस पर अभी हलाल आ रहा है, क्योंकि कैटरिंग एजेंसी बदली है नॉर्दर्न रेलवे से, अब वो आईटीडीसी हो गई है। मतलब ये तो युद्ध है, आगे पीछे होता ही रहेगा। अब ये तो बात रही मीट की, मगर जैसे मैंने अभी कहा था कि ये परमिसिबल तो दुनिया के हर चीज पे है। परमिसिबल उठने का, बैठने का, चलने का तरीका भी इस्लाम में निर्धारित है कि आपको ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे करना है। इवन आपको कैसे, किस डायरेक्शन में बैठ के शिट करना है, ये भी निर्धारित है। अगर उसमें नहीं है, उस डायरेक्शन में कोई नहीं बैठ रहा, तो वो हराम है। और इस वजह से हलाल बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिनके जो टॉयलेट्स हैं, उनका जो टॉयलेट्स है, उनका जो डायरेक्शन है, उसका जो इस तरह का होगा। तो ये खाली मीट की बात नहीं है, हलाल बिल्डिंग्स हैं, हलाल मॉल्स हैं, हलाल मेडिसिन है, हलाल। अभी पीछे डिमांड हो रही थी कि ये कोरोना के जो वैक्सीन निकल रही है, ये भी हलाल सर्टिफाइड होनी चाहिए, यानी इसमें कोई अल्कोहल नहीं यूज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आज दुनिया की हर चीज के ऊपर हम अपना जब पैकेट बिस्किट का उठाते हैं, ये बिस्किट का पैकेट दीजिएगा, तो अब बिस्किट जो इसमें ऊपर एक तरफ तो लिखा हुआ है वेज का मार्क लगा हुआ, और नीचे उसके ठीक लगा होगा हलाल का मार्क। ये 100% ये आपको दिख रहा होगा, ये हलाल सर्टिफाइड जी। ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, डेट्स हैं हलाल सर्टिफाइड। इसी तरह दवाइयां हैं हलाल सर्टिफाइड। तो अब ये इस हलाल से मुझे प्रॉब्लम क्या है? अगर ये केवल एक सर्टिफिकेट होता तो ठीक है, वो अपने पद्धति से कर रहे हैं। ये मैं आपको एक कैटरेक्ट की दवाई दिखा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू हलाल स्पेसिफिकेशंस। सेंटर में लाइए रवि जी। जी जी बिल्कुल जी। ये इसका मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, क्योंकि शायद क्लियर ना आए। जी जी। तो अब इसमें क्या है, हलाल है, जस्टिफाइड, परमिसिबल। अब वो परमिसिबल कैसे है? वो शरिया के हिसाब से परमिसिबल है। जिस समय इस्लाम आया अरब में, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई, शुरू हुआ इस्लाम, तो वहां पे उस समय पे कई कबीले थे, कई मजहब थे, कई धर्म थे, और हर एक का अपना डूज एंड डोंट्स होता है। जैसे जिस कंट्री में आप बैठे हैं उसके अपने डूज एंड डोंट्स हैं। भारत के अपने हैं, यूएस के अपने हैं, सिंगापुर के अपने हैं, हर कंट्री का अपना वो होता है। मगर इस्लाम ने क्या करा, जो सबका हलाल था, अपना हलाल अपना हराम सबका था, उस सबको इग्नोर करके अपने हलाल को यूनिवर्सलाइज करके उसके ऊपर लादने की कोशिश करी। यानी जैसे आज हम मीट की दुकान पे लिखते हैं हलाल का मांस, हलाल का अर्थ क्या हो गया, या ये हलाल का बिस्किट्स है, तो ये इस्लाम के हिसाब से हलाल है, परमिसिबल है। इस्लाम के हिसाब से गोकशी यानी गाय को काटना भी हलाल है, मगर वो मेरे लिए हलाल नहीं है, किसी और के लिए हलाल नहीं होगा।
और एक सिख होने के नाते सिगरेट मेरे लिए हराम है, हो सकता है किसी और के लिए ना हो। तो मैं दुनिया के ऊपर नहीं लाद सकता कि मैं दुनिया में सिगरेट बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं अपनी बात कर सकता हूं कि मैं नहीं पीऊंगा, मेरे घर में कोई नहीं पिएगा, मेरे घर के अंदर आने वाला मेहमान नहीं पिएगा। मगर मैं आपके घर में क्या हो रहा है ये नहीं लाद सकता। आपसे मैं बात कर सकता हूं, देखिए ये अच्छी चीज नहीं है या मुझे पसंद नहीं है, मगर आपके ऊपर मैं लाद नहीं सकता। मगर इस्लाम ने उसको लादा। और अब इसका मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट जो है इसमें शरिया की जो है, जैसे एक आप अगर एक लेडी एक बिजनेस शुरू करती है तो वो मौलवी डिसाइड करेगा कि वो औरत का बिजनेस करना हलाल है कि हराम है, क्योंकि उसमें नेचुरली है जब बिजनेस करेगी वो औरों से मिलेगी भी, शेक हैंड भी करेगी, ये भी करेगी, तो वो मौलवी हैज टू डिसाइड कि ये कितना हलाल है कितना हराम है। तो वो मेरे ऊपर लादी जा रही हैं कंडीशंस। दूसरा ये है कि ये जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है ये टैक्स लेते हैं, ये मुफ्त में सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। यानी ये जो जजिया दिया जा रहा है, ये जो अलग अलग वर्ल्ड वाइड हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं या कुछ पैसा देती हैं। यानी अगर ये 40 रुपए का बिस्किट का पैकेट है तो 2 रुपए मेरे ऊपर इसलिए लग गए क्योंकि वो कंपनी हलाल सर्टिफाइड है। तो ये 2 रुपए मैं क्यों दूं और ये कहाँ यूज होते हैं, ये देखने वाली बात है। ये 2 रुपए 5 रुपए करके अभी जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं दैट इज 7 ट्रिलियन यूएसडी, 7 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर, या जैसे भी आप उसको किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, इतना ह्यूज वॉल्यूम है जो इतने के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में हलाल वकील भी हो सकता है, हलाल कुछ भी हो सकता है, हलाल डांस बार्स क्या कहते हैं उसको, नाइट क्लब्स हैं, तो ये सब हलाल है। और ये 7 ट्रिलियन यूएसडी का बिजनेस है, यानी इतने सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें मैं वो उसको नहीं गिन रहा जो रोड साइड भारत में बैठा हुआ है बूचर है, जिसने ना कोई सर्टिफिकेट लिया है ना कोई लाइसेंस है पर वो काटे जा रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहा। केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर से ये इतना बड़ा इकोनॉमी है जो ये डबल करना चाहते हैं अगले 5 सालों में, 4 सालों में, क्योंकि हलाल स्टॉक एक्सचेंज और हलाल बैंकिंग के थ्रू, क्योंकि प्रोडक्ट्स पे तो सब कब्जा हो ही गया, सर्विसेज भी काफी हद तक कब्जे में आ गई हैं। तो इतना पैसा जो है, मतलब 7 ट्रिलियन यूएसडी का पैसा जो है उधर जा रहा है। अब अलग अलग स्टेटिस्टिक्स हैं, कहीं भी अलग अलग उसमें चीजें आती हैं, मगर हम एक बड़ा लिबरल सा वो लेके चले व्यू, तो मुस्लिम्स की वर्ल्ड वाइड बाइंग कैपेसिटी इज अबाउट 12 to 15%। तो इसका मतलब ये 7 ट्रिलियन यूएसडी में जो परचेजिंग हो रही है वो नॉन मुस्लिम यानी काफिर ले रहा है। अब ये यूज कहाँ होता है, जैसे भारत में जो एजेंसी है वो अपने वेबसाइट पे जमायत उलमा हिंद जिसका नाम है, और भी एजेंसीज हैं जो अलग अलग कंट्री से एक्रेडिटेड हैं, वो अपने वेबसाइट पे बिल्कुल क्लियर लिखते हैं कि ये पैसा हम इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए लगा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप इस्लाम की बढ़ोतरी करिए, पर मेरे पैसे से क्यों, अपने से करिए, मेरे से टैक्स लेके आप क्यों कर रहे हैं। और बढ़ोतरी का मतलब यह है आप उसमें प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई इसमें भारत में संविधान में कोई आपको नहीं रोकता, मगर वो बढ़ोतरी कैसे हो रही है उसी वेबसाइट पे वो लिख रहे हैं कि जो मुस्लिम लड़के पकड़े जाते हैं टेररिज्म में, उनके लिए हम वकील मुहैया कराएंगे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे वगैरह वगैरह। तो यानी ये तो यहाँ पे तो ये एडमिट कर रहे हैं कि हम टेरर को फाइनेंस कर रहे हैं। अब वो थोड़ा सा लीगली कान घुमा के पकड़ते हैं कि जो पकड़े जाते हैं इल्लीगल पकड़े जाते हैं, और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको गिल्टी नहीं प्रूव करता तब तक वो एक्यूज है, तो तब तक तो इनोसेंट है ही है। और उसके बाद भी उसके असिस्टेंस, कोई एक छोटा सा इंसिडेंस है जैसे कसाब आया, तो वो भी टिल प्रूव्ड गिल्टी वो इनोसेंट है। और अब इसका कैसे इफेक्ट होते हैं, तो ये और बहुत सारी अमेरिकन एजेंसीज हैं जो बता रही हैं कि इनका सीधा टेरर से संबंध है। तो अर्थ कहने का मतलब यह है कि जब हम हलाल प्रोडक्ट कहते हैं तो इसमें धर्म और धन दोनों खतरे में आ रहे हैं, और ये पैसा हमारे नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, नॉन मुस्लिम्स का ही पैसा लेके उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए इसको अपोज करना बहुत जरूरी है।
सो ये अब हलाल जो है, ये हलाल से बढ़ के ये हलालोनॉमिक्स हो चुका है। तो ये हलालोनॉमिक्स को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हलालोनॉमिक्स नहीं रुका तो ये 7 ट्रिलियन से जब ये 14 ट्रिलियन पे हो जाएगा तो इसका मतलब इकोनॉमी पूरी आपके हाथ से निकल जाएगी, काफी हद तक निकल चुकी है। तो हम केवल इसको ये ना देखें कि ये मीट है या मांस ऐसे कटा वैसे कटा, क्या फर्क पड़ता है, जानवर तो मर गया। इन चीजों से हमको बाहर आके हलालोनॉमिक्स को टैकल करना है। और आप अभी भी अगर अपना फ्रिज खोलेंगे तो उसमें आपको काफी चीजें हलाल सर्टिफाइड मिलेगी। जी जी बिल्कुल। रवि सर, आपने इतना सीरियस मुद्दे पर आपकी मुहिम चल रही है, आपकी फाइट चल रही है। हमारे सुनने में आया था कि रवि सर, मैं अगला सवाल लूं, थोड़ा सा आप बैक हो जाइए, थोड़ा दस्तार। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो बस आपको इस पे थ्रेट भी काफी मिली है, क्योंकि आपने एक पूरा उनकी इकोनॉमी को हिलाने का काम की मशाल थामी है। देखिए, ये आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कईयों के हिसाब से ये बहुत गलत काम हो रहा है। अभी यूएस में एक वेबिनार हुआ था कोई 1 साल पहले, तो उसमें कुछ मुस्लिम्स ने भी अटेंड करा था। उसके 2-3 दिन बाद मराठी मुस्लिम नाम से, मतलब मराठियों की एसोसिएशन थी, उसमें किसी मुस्लिम ने भी पार्टिसिपेट करा था या उसको किसी तरह पता लगा। तो 3-4 दिन के बाद एक वहां पे शायद एम्स नाम से कोई संस्था है, अमेरिकन इंडियंस सोसाइटी, समथिंग लाइक अमेरिकन इंडियन मराठी सोसाइटी, एम्स के नाम से, कुछ इस तरह के नाम से है। तो उन्होंने सेमिनार करा और करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए इस बात के लिए कि हमको एंटी हलाल एक मूवमेंट शुरू हो रही है, उसको रोकना है। और उसके लिए हमें भारत के राष्ट्रपति से भी मिलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री से भी मिलना पड़ेगा, फॉरेन सेक्रेटरी से, कॉमर्स सेक्रेटरी से, मंत्रियों से। तो ये चाहिए। तो जब 7 ट्रिलियन यूएसडी की इकोनॉमी है तो थ्रेट तो नेचुरल है ही है। जब आप उनके 7 ट्रिलियन में उनकी लंका में आग लगाएंगे तो ये होगा ही होगा। और फिजिकल अटैक्स भी हुए हैं। तो मैं इन अटैक्स की वजह से मैं लोह पुरुष हूं, आप शायद देख सकते होंगे यहाँ पे मेरे रॉड्स डली हुई हैं। तो ये तो सब चलेगा ही चलेगा। जब आग से खेलेंगे तो जल भी सकते हैं। जी रवि सर, वैसे एक थोड़ा पॉलिटिकल में इस पे आपका व्यू जरूर लेना चाहूंगी कि जब भारत में, हम विश्व की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने भारत की बात करते हैं, जब हिंदू, सिख या अदर कम्युनिटी, हिंदू तो चलो हम मेजोरिटी में मान लेते हैं, लेकिन जब हमारी अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी जब बोलने लगती है तो अचानक ही सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। हिंदू बोलता है तो भी सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जिसको मैं माइनॉरिटी नहीं मानती हूँ, वो बरसों से कुछ भी कहते रहे तो सेकुलरिज्म बैलेंस्ड है, ये कैसे जस्टिफाई होता है? देखिए, जहां तक मिनोरिटी की बात है, आपने ठीक कहा, दे आर नॉट मिनोरिटी, दे आर सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी। जी, एक चीज। दूसरी चीज है, जिस वक्त हम मिनोरिटी मेजोरिटी की बात करते हैं, हम टोटल पॉपुलेशन को गिनते हैं, आज का पैदा हुआ बच्चे से लेके 100 साल या जो भी, सबको, मतलब मेरे जैसे लोग भी बीच में। जी, जी। मगर जिस वक्त हम अंडर 5 के स्टेटिस्टिक्स लेते हैं तो मुस्लिम्स हैव क्रॉस्ड 5% और 50%। तो वो ऑलरेडी मेजोरिटी में है। और मिनोरिटी के अलावा दे आर एक्सपेंडिंग, एक्सप्लोजिंग पॉपुलेशन, एक्सप्लोड हो रहे हैं। और हिंदूज की जहां तक बात है, ठीक है, आज गिनती ज्यादा है, इसमें मैं सभी नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं। जो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं उनकी बात छोड़िए, जो क्रिश्चियंस ओरिजिनल हैं, या मैं 1 मिनट के लिए इस समय मैं हिंदुओं की बात करूं, सनातनियों की, आर्य समाजियों की, सिखों की, ये जितने भी भारतीय पंथ हैं, दे आर ऑल डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। इनकी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज और गिनती से तो ठीक है, ज्यादा है, मगर परसेंटेज वाइज साल दर साल, महीना दर महीना और घंटा दर घंटा उनसे नीचे जा रही है। परसेंटेज वाइज वो बढ़ रहे हैं, बाकी कम हो रहे हैं। तो ये और जहां तक मिनोरिटी कमीशन जैसी चीजें बनाई गई हैं, वो एक ऐसा बास्केट बना दी गई है जिसमें सो कॉल्ड रिलीजियस मिनोरिटीज को इकट्ठा रख दी गया। मिनोरिटीज तो कई तरह की हैं, लिंग्विस्टिक मिनोरिटी हैं और तरह की मिनोरिटी हैं, पर
रिलीजियस मिनॉरिटीज को इकट्ठा करने से क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल उनको बास्केट में रख के उनकी एक बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करी गई कि आप एक तरफ हैं सारे और ये जो मेजोरिटी है ये एक तरफ है। तो एक दो टीम्स में बांटने की या दो दुश्मनों में बांटने की कोशिश हुई। अब अगर उसमें आ जाए तो कहीं ना कहीं एक आपने प्लेटफॉर्म कॉमन खड़ा कर दिया इनको क्लोज करने के लिए, दैट मीन्स के मेन स्ट्रीम से दूर करने के लिए या मेन स्ट्रीम को उससे दूर करने के लिए। और जो ये कमीशंस हैं जिसे माइनॉरिटी कमीशन का कहा जाता है, एक्चुअली ये माइनॉरिटी कमीशन नहीं है, ये तो मुस्लिम कमीशन है। इसके जितने बेनिफिट्स हैं कोई एक आधा घूम फिर के किसी को जैन को मिल गया हो, किसी इवन क्रिश्चियन को मिल गया हो, सिख को मिल गया हो, तो थोड़े बहुत उन्हें भी मिल जाते हैं क्योंकि अब रखा हुआ है बास्केट में तो कुछ ना कुछ तो दिखावे के लिए करना ही पड़ेगा। बाकी अदरवाइज बेटर अगर इसको हम मुस्लिम कमीशन कहें, माइनॉरिटी कमीशन ना कहें। जी बिल्कुल। रवि सर, मेरा आखिरी सवाल है कि अभी पिछले दिनों इंडस रिवर ट्रीटी पे भी आपने बात की थी। आपने कहा था कि पानी का हलाला या हलाल, वो क्या है, वो प्लीज हमारे व्यूअर से साझा कीजिए। देखिए, अगर हम इसको एक वाटर ट्रीटी मानते हैं जिसमें जो 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने साइन करी थी, सेल आउट था ये बिल्कुल 80% हमारी 3 बड़ी नदियों का पानी उनको चला गया। और ये हम जिसको ट्रीटी मान रहे हैं, दिस इज ट्रेजेडी फॉर अस एंड ट्रीट फॉर देम। और इसको उन्होंने एक ब्रिगेडियर जनरल मलिक हैं पाकिस्तान के, वाटर एज अ वेपन, उन्होंने अपनी बुक में इस्लामिक वारफेयर में एक चीज लिखी है, वाटर एज अ वेपन। तो इसको वेपन की तरह यूज करा गया। ये एक वाटर जिहाद था, ये हलालिफिकेशन हुआ, वाटर जिहाद हुआ, क्योंकि 80% जो पानी वहां जा रहा है उसको वो रख नहीं सकते। कभी बाढ़ आती है, कभी समुद्र में बहा देते हैं, उनके पास सिस्टम है ही नहीं डेवलप करने का, ना उनकी रिक्वायरमेंट है। मगर वो इसलिए ले लिया गया पानी कि ये भारत के पास ना रहे। अगर सिंपल उसमें दें, मैं और आप बैठे हैं, हमारे पास 6 या 8 रोटी हैं, तो मैंने 6 रोटी 7 रोटी इसलिए छीन ली, इसलिए नहीं कि मैं 7 रोटी खा सकता हूं, इसलिए कि आप 2 पूरी ना खा रहे, आप भूखी रहे। तो ये एक वारफेयर होता है जो इस्लाम ने, जिसको 1400 साल पहले, क्योंकि वहां पे पानी की एक बड़ी स्केर्सिटी थी और वाटर वाज अ वेपन, कब पानी छोड़ना है, कब रखना है, तो ये एज अ वेपन, ये ट्रीटी, दिस हैज टू बी स्क्रैप। और इस ट्रीटी की वजह से हमारा इकोसिस्टम खराब हुआ, हमारे वाटरवेज बंद हुए, हमारा वाटर टेबल नीचे गया, सॉइल हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ सब खराब हो रही, और ह्यूमन हेल्थ खराब हुई। और देश का जो माहौल बिगड़ा, क्योंकि घर में रोटी 2 थी और खाने वाले 8 थे, तो झगड़ा होगा ही घर में। और बाकी रोटी तो आपने 10 रोटी तो दान दे दी, और उसको दान दे दी जो कहता है कि मैं तुम्हारा पानी भी पीऊंगा और खून भी पीऊंगा, इधर से वो गोली भी चलाएगा और उधर से, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा भारत सरकार से ये बार बार आग्रह है, आग्रह करते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि इस ट्रीटी को विड्रॉ करिए। ये वन साइडेड एक जिहाद है उन्होंने जो जीता है, दे आर यूजिंग इट एज अ वेपन। स्टेट्स में आपस में डिसकोऑर्डिनेशन होगी और अलग अलग होने की डिमांड हो गई। आज हम किसी एक आदमी को विलेन बना के कि उसने ये डिमांड शुरू करी और वो खराब था और ये था। वो प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि देयर वाज वाटर स्केर्सिटी, हर स्टेट में वाटर स्केर्सिटी थी। तो हमारा इससे जो बिजली, हमारी जो वाटर टेबल 20 फुट पे था वो 200 फुट पे चला गया। अब नीचे रॉक बेड है, कहां जाएंगे हम? और जो बिजली हमारी एग्रीकल्चर को लगनी थी, आज हम चाइना जो इतना compete कर रहा है, बिजली सस्ती है, वो बिजली हमारी एग्रीकल्चर को गई। तो ये सारी चीजें हैं, ये इन्वॉल्व है। दिस इज ऑल्सो जिहाद, दिस वाज हलालिफिकेशन ऑफ द सिंध रिवर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने इतनी बेबाकी से और इतने खुले शब्दों में हमारे व्यूवर्स को बताया कि हलाल और झटका क्या है, और ये जो हलाला इकोनॉमिक्स है वो किस तरह से स्प्रेड हो रही है। और अगर आज भी हम अपनी आंखें बंद किए रहे तो नो डाउट ये 7 से जब 14 पे होगी तो हम बंद करने के लिए ही मौजूद नहीं होंगे। देखिए, एक मैं क्लोजिंग उसमें कह रहा हूं कि अगर ये हलाल इकोनॉमिक्स बंद नहीं हुई तो जो हम पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे
भारत में, अमेरिका में बैठ के इससे ज्यादा बड़ी कोठियां हम लाहौर, कराची में छोड़ के आए हैं। बिल्कुल। और अगर ये हलालोनॉमिक्स चलता रहा तो ना रोटी बचेगी, ना कोठी बचेगी, ना बेटी बचेगी। बिल्कुल। तो मेरी यही सबसे विनती है कि कृपा करके आप हलाल प्रोडक्ट, हलाल सर्विसेज ना लें। हलाल सर्टिफाइड वकील हैं, हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स हैं, उनको ना लें। तो ये मेरा एक जी जी निवेदन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आज के खास मेहमान। वी मीडिया के हमारे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे एक और मशहूर हस्ती से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए वी मीडिया के साथ। नमस्कार।